नमस्कार। हमारे देश में ऐसी ईंटें तैयार की जा रही हैं जिससे चांद और मंगल पर घर बनाए जा सकते हैं। धरती पर ये ईंटें लैब में बनाई जा रही हैं। इसके लिए चांद और मंगल की मिट्टी से मेल खाती डिजाइनर मिट्टी तैयार की गई है और फिर बैक्टीरिया की मदद से इस मिट्टी से ईंटें बनाई जा रही हैं। लेकिन चांद और मंगल पर ये ईंटें कैसे बनाई जाएंगी? आइए इसके बारे में ढेर सारी दिलचस्प जानकारियां लेते हैं डॉक्टर आलोक कुमार से। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में वैज्ञानिक हैं। आइए उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। हाय डॉक्टर आलोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। धरती पर लैब में आपने चांद और मंगल पर रहने के लिए, घर बनाने के लिए ईंटें बनाई हैं। बहुत ही दिलचस्प लगता है सुनने में। ये कैसे किया आप लोगों ने? हाँ, इंटरेस्टिंग है ये बहुत ही। तो इसकी पहली कल्पना मैंने तब करनी शुरू की जब मैं भारत वापस आ रहा था कनाडा से। तो कनाडा में मैं पहले प्रोफेसर था, फिर मैं इंडिया वापस आया। तो जब मैं आ रहा था तब मैंने देखा कि भारत में शायद एक लहर है इस बात का कि इसरो नेक्स्ट क्या करेगा। हमारा जो अंतरिक्ष का जो विज्ञान के क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, भारत देश में क्या होने वाला है। तो मुझे उस समय ये लगा कि अगर हम एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं चांद पे या मार्स पे या स्पेस में, तो उनके क्या क्या उनकी प्रॉब्लम आएंगी। तो हम लोग जब धरती पे रहते हैं तो हम तो घर पे रहते हैं। तब एस्ट्रोनॉट्स जब जाएंगे वहां पे, गगननॉट्स जाएंगे तो चांद पे कहाँ रहेंगे। तो ये इस चिंताधारा के तरफ मेरा मन गया। और जब मैं ये सोचने लगा तो मुझे ये लगा कि हम सबसे पहले घर बनाने के लिए हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है ईंट। ईंट एक सिंबल है इस बात का कि हम एक घर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऑब्वियसली घर बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है। पूरा आइडिया एस्ट्रोनॉट्स क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो डिफिकल्ट है। तो लेट्स गो वन स्टेप एट अ टाइम। तो उसमें ईंट है, एक ईंट से शुरू करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ईंट को चुना कि एक ईंट बनाने में क्या क्या डिफिकल्टी आएगी। और हम लोगों ने रियलाइज किया कि धरती की मिट्टी से चांद की मिट्टी मेल तो खाती है लेकिन काफी अलग भी है। अलग है जी। अलग है। मंगल की मिट्टी भी मेल खाती है, फिर अलग भी है। तो इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे। और हमारी धरती ने हमें बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी दिए हैं, नेचुरल लेसन्स की कैसे हमारे यहाँ पे चींटियां घर बनाती हैं, टर्माइट्स अपने घर बनाते हैं और वो लोकल सॉइल यूज करती हैं। और वो एक प्रोसेस है बायोसिमेंटेशन जिसको बोलते हैं, तो वो यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस प्रणाली से क्या हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इसी सोच से मैंने शुरू किया यहाँ पे। बहुत सही। अब जैसे ईंटों के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये ईंटें आपने यहाँ पर लैब में बनाई, तो आपने धरती की ही मिट्टी इस्तेमाल की है, लेकिन जैसा आपने कहा कि अलग है मंगल की मिट्टी और चांद की मिट्टी, वहां की मिट्टी इस्तेमाल की है। क्या किया आपने? हाँ, तो हम लोगों ने जब काम इसका शुरू किया तो हम लोगों ने एक चांद की मिट्टी तो नहीं है हमारे पास, ना ही हमारे पास मंगल की मिट्टी है। तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड अ सिमुलेंट। एक ऐसी मिट्टी जो चांद की मिट्टी से बहुत ज्यादा मेल खाती है, वो जो धरती पे ही बनाई गई हो, लेकिन वो धरती से मिट्टी से ज्यादा चांद की मिट्टी के ज्यादा समानांतर है। तो तो आपने धरती पर चांद की मिट्टी, यानी चांद की मिट्टी का जो कॉम्पोजिशन होगा, जो आपने स्टडी किया होगा, उसमें मिनरल्स और ये सारी चीजें, वो आपने यहाँ पे डिजाइन की है। ये डिजाइनर मिट्टी है एक तरह से। ये डिजाइनर मिट्टी है, हमारी अच्छा। लैब ने नहीं किया है। जो ओके। चांद की मिट्टी है वो आईएसआरओ ने डिजाइन की है और हाँ। इसको पेटेंट भी किया है। और जो मंगल ग्रह की मिट्टी है वो हम एक यूएस के एक लैब है, वहां की डिजाइन, वो लैब डिजाइन करती है, तो वहां से हम लोगों ने मंगाया। अच्छा, वेरी नाइस। तो अब ये एक एक करके आते हैं सारी मिट्टियों पर। चांद की मिट्टी की क्या खासियत है, कैसे अलग है धरती की मिट्टी से? तो चांद की मिट्टी में वो बहुत ज्यादा सैंड, व्हाइट सैंड से मेल खाती है। उसमें काफी ज्यादा ओके। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और क्ले कंटेंट एकदम ही नहीं है। और वो एक पत्थर है, एनॉर्थोसाइट बोलते हैं, उसके मिनरल कंटेंट से बहुत ज्यादा मेल खाती है।
तो अगर आप हमारे यहाँ पे आजकल बैंगलोर में घर बनता है तो एक सफेद मिट्टी यूज होती है, सैंड यूज होता है जो पत्थर को काट के बनाया जाता है, उसकी तरह ही दिखती है काफी वो। अच्छा। तो वो चांद की मिट्टी है। जो ओके। मंगल ग्रह इस की मिट्टी है, हाँ जी। जो मंगल ग्रह की मिट्टी है वो लाल दिखती है काफी, और लाल ब्राउनिश, और उसमें उसका रीजन है कि उसमें काफी ज्यादा आयरन है। हम्म। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो सॉइल है उसमें शायद 9, अगर मुझे ठीक से याद है तो 19% के आसपास आयरन है, जो काफी ज्यादा मात्रा में है उसका आयरन वहां पे। तो इसीलिए वो हम्म। लाल भी दिखती है, काफी ज्यादा वेदर्ड है। उसमें थोड़ा सा मंगल ग्रह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है। जो मिट्टी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको मार्स ग्लोबल सिमुलेंट भी बोलते हैं। इसका नाम वो यूएस के लिए लैब ने ही रखा है। तो हम्म। तो इस वो काफी डिफरेंट है फिर चांद की मिट्टी से। ओके, ऑफ कोर्स, जिसमें आप आयरन कंटेंट कह रहे हैं, बट ये सारे कंटेंट जो हैं इसको ईंट में तब्दील करते हुए आप लोगों ने कुछ बैक्टीरिया भी इस्तेमाल किया है किसी तरह से, तो वो लाइव एलिमेंट भी है उसमें। तो ये लाइव एलिमेंट धरती पर तो आपने कस्टमाइज कर लिया होगा उसका जीवन और उसको खाना पीना जो भी चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैक्टीरिया के लिए, बट हाउ यू विल मैनेज ऑन मार्स या ऑन मून, हाउ हाउ दिस थिंग्स विल बी मैनेज्ड लेटर? हाउ दे विल बी मैनेज लेटर, ये प्रॉब्लम हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। जी। इसका सारा जवाब अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हम्म। मैं होप करता हूँ कि आने वाले सालों में हमारे पास होगा। तो हम हम्म। लोग लैब में कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च करने में हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके कदम उठाते हैं। तो अभी हमारा सबसे बड़ा ये था, जैसे आपने बोला कि ये जो बैक्टीरिया है ये धरती की मिट्टी पे तो ग्रो करती है, ये यहीं की हाँ। है, धरती की मिट्टी से ही हम लोगों ने लाया है। लेकिन ये जब आप मंगल ग्रह की मिट्टी पे आप डालें के साथ अगर आप मिक्स करते हैं तो ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी मर जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा आयरन है कि इट कॉजेज आयरन टॉक्सिसिटी। सो दैट इज वाई हम लोगों का सबसे पहला रिसर्च में, अनुसंधान में हम लोग को ये देखना था कि जो मंगल ग्रह की मिट्टी है इसको हम लोग बैक्टीरिया के लिए अनुकूल कैसे बना सकते हैं। ये हम्म। नेचुरली अनुकूल है ही नहीं। तो फिर हम हम्म। लोगों ने रियलाइज किया कि जैसे हम लोगों ने एक निकल सॉल्ट डाला, तो निकल सॉल्ट से उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज हो जाता है बैक्टीरिया का। उसके कारण वो जो परिस्थिति है उसकी अनुकूल बन गई, जिसपे वो बैक्टीरिया सरवाइव कर पाया। और वो उस तरह की मिट्टी ओवर, हम लोग बस उसको रूम टेम्परेचर पे ही लैब में रख देते हैं मिट्टी को और बैक्टीरिया को मिक्स करके। और अगर आप वो हम लोगों ने जो प्रणाली बनाई है वो प्रणाली आप नहीं यूज करेंगे तो बैक्टीरिया का मर जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमारा बिल्कुल। रिसर्च में ये बहुत बड़ा कदम था, ये रियलाइज करना कि मार्स की मिट्टी धरती की मिट्टी जैसी बैक्टीरिया के लिए नॉर्मली अनुकूल है नहीं। तो आप हम्म। उसको उसका उसके अकॉर्डिंग आप उसको एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं। ये चेंज क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यही अभी हमारे शोध का अभी का टॉपिक है। चैलेंज है बेसिकली तो आपके सामने ये वाली चीज कि बैक्टीरियाज राइट। कैसे सरवाइव करें। बैक्टीरियाज को सरवाइव करने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है जो हम उन्हें धरती पर दे रहे हैं, और उसका क्या ऑल्टरनेटिव, मतलब एक थॉट होगा आपके पास कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो मार्स पे उसको मिल सके? तो हम लोग यहाँ पे तो उसको एनर्जी सोर्स देते हैं, और उसे ये वाली बैक्टीरिया यूरियोलिसिस साइकिल से यूज होती है, तो यूरिया यूज करती है। अच्छा। इस तरह से अगर आप मार्स पे जाएंगे तो ह्यूमन यूरिन में यूरिया होती है, तो शायद एस्ट्रोनॉट्स की यूरिन को यूज करके आप उसको, जो ऐसे शायद वेस्ट हो जाए जो यूरिया हम्म। जो हम्म। यूरिन में है, वो शायद इस काम में काम आ जाए। तो ये ओके। बैक्टीरिया के लिए यूरिया फूड सोर्स की तरह है। तो इट कैन यूटिलाइज यूरिया एंड इट कैन ब्रेक इट डाउन। तो हो सकता है कि जब एक्चुअल में हम लोग उसको यूज करने जाए तो ये वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक की तरह भी अब उभर के आए। क्या मशीनरी है जिससे आप ये ईंटें बना रहे हैं? मशीनरी तो हमारी बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। इसकी डिफिकल्टी है इस बस बैक्टीरिया को मेंटेन करना। तो हम लोग एक कास्टिंग मेथड यूज करते हैं, जिसमें जो स्लरी है, स्लरी हम लोग मिट्टी और बैक्टीरिया के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं, वो थोड़ी सी मड की तरह होती है, उसको मिला के हम लोग रखते हैं। और उसको रखने के बाद वो कुछ दिनों बाद, 3 से 7 दिनों के अंदर उसको, वो अपने आप उस कास्टिंग इसमें रखने के बाद वो शेप ले लेता है।
तो हम वो कास्टिंग का जो भी शेप डालेंगे, अगर सिलेंडर डालेंगे, रेक्टेंगल डालेंगे, क्यूब डालेंगे, कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड डालेंगे, तो वो उस शेप का बन जाएगा। तो मनचाहे आकार की ईंट बना करके हम जो है स्पेस में मंगल पे चांद पर अपने घर बना सकते हैं। मनचाहे आकार की ईंट यानी कुछ घर ऐसे होंगे जिनमें सिलेंड्रिकल ईंट होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें रेक्टेंगल ईंट होगी, इस तरह का कर सकते हैं। जरूर, जरूर ऐसा कर सकते हैं। दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट। और हम ईंटों पे लगातार बात कर रहे हैं। ईंट के अलावा किसी भी घर को बनाने के लिए रेत, सीमेंट, तमाम तरह की और चीजें चाहिए होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत सारे। तो उन चीजों पर भी अभी एक एक करके काम किया जाएगा जो हाँ स्पेस में वर्क कर सके। हाँ, वो भी किया जाएगा। जैसे एक तरीका ये भी है कि सीमेंट, जैसे जो चोला मंदिरें हैं उसमें सीमेंट नहीं यूज होता। वो क्या करते हैं कि रॉक्स को एक के ऊपर एक विथ इंटरलॉकिंग फीचर्स रहते हैं, वो एक के ऊपर एक लाद देते हैं, और पूरा चीज कंप्रेसिव लॉकिंग के कारण वो स्टेबल रहता है। तो जैसे बृहदेश्वर टेम्पल हुआ, वो उसमें आप शायद कोई भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं देखेंगी। तो बिना सीमेंट के भी हो सकता है। तो इसी चीज पे हम लोग अब देख रहे हैं कि इसी चीज पे एक शोध का डायरेक्शन ये है कि किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं तो एंशिएंट इंडिया का बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो उस डायरेक्शन में मैंने जो पढ़ाई की है, जो देखा है, उससे कुछ इंस्पिरेशन लेने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वेरी नाइस। जैसे घर बनाने में आयरन का भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, तो क्या उस तरफ भी कुछ किया जाएगा? क्योंकि आयरन यूज करना होता है। कास्टिंग से ईंट तो बन गई, बट ईंट को एक लाइन से सीधा खड़ा करने के लिए आपको आयरन का थोड़ा सपोर्ट देना होता है। हम यहाँ भी देखते हैं छड़ियां लगाई जाती हैं और उससे किया जाता है। ये कैसे देखते हैं? ये हाँ, बहुत तो ही जेनरिक सवाल है जो दिमाग में आए जा रहे हैं, मैंने ये सारे नोट नहीं किए थे, बट बात करते हुए नहीं ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग लग रहा है और दिमाग में जो भी बात आ रही है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नहीं डिकोड नहीं नहीं, दैट। एकदम सही है, क्योंकि इसी डायरेक्शन हमें एक एक करके सोचना पड़ेगा। तो जी जी। अभी हम जो सोच रहे हैं उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट टर्न ले लिया है, क्योंकि अभी की जो टेक्नोलॉजी है, शायद जब तक हम मार्स पे, मंगल ग्रह पे अपना घर बनाने का सोच रहे होंगे, तब तक शायद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा भारी हो चुकी होगी। जी तो हम लोग इसीलिए 3D प्रिंटिंग की दिशा में थोड़ा सा अग्रसर है। बहुत से कुछ काम हम लोगों ने किया है, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सारे कोई काम दिक्कत नहीं है। हुए नहीं है। जब भी इस तरह के कोई भी रिसर्च आता है तो दो सवाल आते हैं जिनके जवाब किसी भी वैज्ञानिक के लिए देना मुश्किल होते हैं, पर हमारा काम है पूछना। एक तो ये कि फाइनेंसेस किस तरह से वर्क करेंगे, बिकॉज इन सभी चीजों में एक बजट बहुत मेजर फैक्टर होता है जब आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के इसकी इम्प्लीमेंटेशन तक। और दूसरा, मंजिल कितनी दूर है। हम आज कहाँ खड़े, जहाँ खड़े हैं वहां से मंजिल कितनी दूर देखते हैं आप? इन दोनों सवालों के एक एक करके अगर आप जवाब दें। तो पहले मैं दूसरा सवाल का आपको जवाब देता हूँ। जी। मंजिल तो दूर है, हम्म। लेकिन शायद उतना दूर भी नहीं जितना दूर हम सोचते हैं। कुछ हाँ। लोगों को लगता है कि ये सारी बातें ही शायद काल्पनिक हैं, शायद ये कभी ना हो। ऐसा नहीं है। इसका नासा का बहुत स्ट्रांग प्रोग्राम है, एक आर्टेमिस प्रोग्राम बोल के, जिसमें वो चांद पे काफी सारे लोगों को रखना चाहते हैं काफी दिनों तक। लॉन्ग ड्यूरेशन एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम है उनका। वो 2024 में होने का था, लेकिन पैंडेमिक के कारण ऑब्वियसली वो थोड़ा पीछे हो गया। तो अब कितना पीछे हो गया ये तो देखना पड़ेगा। चांद ऑब्वियसली सबसे पहले जाएंगे हम लोग, मार्स पे थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन ये सब ये काल्पनिक बातें नहीं रही। हम्म। ये रियलिटी के इसमें आ चुकी है। तो अब 10 साल लगे या 20 साल लगे, 10 साल के अंदर तो चांद पे हम लोग को कुछ दिखना ही चाहिए। काम इस पे काफी 20-30 साल में शायद मार्स पे भी दिखेगा आपको। और बहुत सही। और जहां फाइनेंसेस? फिनेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टाइप का रिसर्च सब कोई जल्दी फंड नहीं करना चाहता। और तो और इंडिया तो अभी इंडिया को बहुत काम करना बाकी है अभी स्पेस के डायरेक्शन में। इस तरह के रिसर्च में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट एनवायरमेंट को, ह्यूमंस को, या किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखते हैं आप? तो ये रिसर्च को जब तक डिपेंड करता है आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। ये बैक्टीरिया वैसे तो नेचुरली सॉइल से ही है। मतलब आप अगर खेलने जाएंगे किसी मैदान में और आपके शरीर पे मिट्टी लग जाए, तो शायद ये बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में आप ही के हाथ में होंगे।
तो क्योंकि ये बैक्टीरिया नेचुरल है, ये हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आप कोई भी चीज को मतलब कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर देगा। अब ये बैक्टीरिया को बैठ के आप खाद्य पदार्थ की तरह अगर आप निगलना चाहें तो ऑब्वियसली किया होगा, लेकिन अपने लिमिटेड अमाउंट्स में जब ये नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है तो ये बैक्टीरिया ह्यूमंस को कोई हार्म नहीं करता, जितना दूर हमें पता है, ना कोई डिजीज कॉज करता है। ये इनफैक्ट हेल्पफुल है नेचुरल साइकिल्स में ये करने में। तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल वन ऑफ द गुड बैक्टीरिया। जी, वेरी गुड बैक्टीरिया हमारी इतनी मदद कर रहा है। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को और आप जैसी तमाम टीम्स जो इस चीज पे रिसर्च कर रही हैं, सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रही हैं और एक स्टेप और आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रही हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नेहा जी।